Dear students and friends, today we shall start a new chapter of study of law. That is a chapter regarding the protection and prevention of environment and control and abatement of environmental pollution. It is the burning issue of the world. ये संसार का एक चर्चित विषय है जिसके कारण हमारे पूरे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में एक जो बैलेंस स्थापित है उसको बैलेंस को, संतुलन को ख़त्म कर दिया है, जिसको इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। और वो बैलेंस जो एक चेन सिस्टम पैदा करता है डिफरेंट एनिमल्स चेन्स के बीच और उनके भोजन की श्रृंखला के बीच, वो ख़त्म हो गया है। दूसरा एक जो बैलेंस है वो बैलेंस है हमारा एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर में जो ओजोन जोन है, इस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के कारण उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। और जो इस एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बीच में जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर भारी प्रभाव पड़ा है, जिससे ग्लेशियर का पिघलना और नाना प्रकार की बीमारियों का आना है। और असामयिक प्राकृतिक आपदाएं, रेनफॉल, ड्रोट, फ्लड, ये जो सब हैं, दे आर ड्यू टू रीजन ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और इसी प्रकार अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता गया तो वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में, इन्वायरमेंटलिस्ट के अनुसार, क्लाइमेटोलॉजिस्ट के अनुसार, इस पृथ्वी के भूभाग पर भारी तबाही मचेगी और हमारे बायोस्फीयर पर उसका प्रतिकूल इफेक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे कुछ जातियाँ, जीव जातियाँ ख़त्म होती जा रही हैं और भी हो जाएंगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए यूएनओ ने एक कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोल्म में रखी और उस कॉन्फ्रेंस में कुछ इन्वायरमेंट को बचाने के नियम बनाए। भारत उसका एक पार्टिसिपेटिंग था, उसका हिस्सेदार था। तो उन्होंने भी यहाँ अलग अलग समय पर नियम बनाए। 1974 में वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट और 1951 में एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट और 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। इस प्रकार 1972 में जो स्टॉकहोल्म की कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएनओ की इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, उसके अनुसरण में 1974, 1981 और 1986 में ये नियम बनाए गए। इससे पहले एक
वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट और भी सरकार ने बना लिया था 1972 में, परंतु ये सारे एक्ट किसी न किसी रूप से फेल्यूर रहे। दे रिमेन टोटली फेल्यूर एंड वी कैन नॉट प्रोटेक्ट द environment and prevent from the environmental pollution. Therefore, it became necessary to make an umbrella act that is known as Environment Protection Act 1986. ये जो अम्ब्रेला एक्ट है 12 नवंबर 1986 से लगा। अम्ब्रेला इसलिए कहते हैं कि इसमें जो पीछे जो भी एक्ट बने उनके प्रावधानों को समाहित करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को पूर्ण शक्तियां दी गई कि पर्यावरण का प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन कर सके और पर्यावरण पोल्यूशन पर कंट्रोल कर सके और उसका अबेटमेंट कर सके। इस प्रकार पर्यावरण को रोकथाम, प्रदूषण को रोकथाम के लिए नियम बना और इसमें सारे प्रदूषणों पर, सारे पोल्यूशंस पर कोई न कोई प्रोविज़न बनाए गए। मुख्य रूप से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एवं यहाँ तक कि नॉइस पोल्यूशन भी इसमें समाहित किया गया और 2002 में नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स भी तैयार किए गए। अब आज हम ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी साधारण जनरल पावर्स देता है उन पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले ये पूरे देश में लागू होता है। ये सेक्शन 1 में दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होता है ये नियम, जबकि उस वक्त जम्मू कश्मीर में दूसरे एक्ट लागू नहीं होते थे, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा जाता था और भारत के पूरे एरिया में लागू होता है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण से संबंधित क्या परिभाषाएं हैं, ये सेक्शन 2 में दी गई हैं। उन परिभाषाओं का दूसरे किसी लेक्चर में वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम केवल पर्यावरण को क्या है इस पर बहुत बड़ा लेक्चर होगा। केवल एक परिभाषा से नहीं बात बनेगी, परंतु साधारण अर्थ में पर्यावरण का मतलब है, जो फ्रेंच वर्ड है ये इन्वायरमेंट इन ओर शब्द से निकला है, जिसका मतलब सराउंडिंग, हमारे चारों ओर का वातावरण जिसमें हम रह रहे हैं। और सही मायने में ये इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, अदर क्रीचर्स, एयर, वाटर, लैंड एंड प्रॉपर्टी का आपसी इंटरेक्शन है और आपसी इफेक्ट है उस पर। फिर ये चीज़ें बहुत आसान है, ये आप पढ़ के भी समझ जाओगे, परंतु जो महत्वपूर्ण विषय इसमें है कि इसकी जनरल पावर्स क्या है, क्योंकि इसमें पिछले 2 नियमों को समाहित किया गया है। यद्यपि वो नियम अलग से इफेक्ट में हैं, फिर भी उनका ये अम्ब्रेला एक्ट है, तो इसकी जो पावर्स है वो बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखी गई है। पावर्स को मैं सबसे पहले आपको बता दूं, वही जो पावर्स हैं जो इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का? प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम, किस चीज़ से प्रोटेक्शन, किस चीज़ से बचाव? पोल्यूशन से। पोल्यूशन से प्रिवेंशन, इसका बचाव करना है एनवायरनमेंट का और उसका प्रोटेक्शन करना है। और दूसरा जो एक्शन हमें करना है वो करना है कंट्रोल एंड अबेट द पोल्यूशन। पोल्यूशन पर नियंत्रण करना है, एनवायरनमेंट बचा रहेगा और उसका अबेटमेंट करना है, उसमें कमी लानी है। ये मुख्य ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर ही जनरल पावर्स दी गई है।
इस ऑब्जेक्ट को ही लागू करने के लिए जनरल पावर्स दी गई है। पावर्स में हम जनरल पावर्स में इसको इस प्रकार बांट सकते हैं कि दो तो साधारण सी पावर हैं कि एक तो ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करेगा। दूसरी साधारण पावर इसकी ये है कि ये ऐसी प्लानिंग और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा जो नेशन वाइड लागू की जा सकेंगी। लागू किस लिए की जाएंगी? प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन। इस काम के लिए ये लागू की जाएंगी, इसलिए दो साधारण पावर हैं। उसके बाद एक्ट के अंदर स्टैंडर्ड निर्धारित करने की बात की गई है। किस चीज़ के स्टैंडर्ड? एक तो क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट की कैसी क्वालिटी रखी जाएगी, उसमें कितनी मात्रा तक के पोल्यूटेंट उसमें हो सकते हैं, उसको निर्धारित करने के लिए स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। दूसरा जो काम होगा, दूसरे जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाएंगे वो अफ्लुएंट और डिस्चार्ज के किए जाएंगे। किसी भी सोर्सेज से, किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी ऑपरेशन से, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से, किसी भी प्रोसेस से जो अफ्लुएंट आता है, जो डिस्चार्ज आता है, अर्थात वो पोल्यूटेंट मटेरियल आता है जो पोल्यूटेंट के रूप में इन्वायरमेंट को खराब करेगा या उसकी विशेष जो मात्रा निर्धारित है उससे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बढ़ाएगा, उन पर कैसे कंट्रोल किया जाना है, उसके क्या स्टैंडर्ड निर्धारित होंगे, ये दूसरी जो है इसमें हमें नियम निर्धारित करना है, इसके अनुसार नियम को निश्चित करना है। इसके अलावा उसके बाद क्या करना है? ये दो स्टैंडर्ड्स हो गए। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन का काम होगा। स्टैंडर्ड आपने निर्धारित कर दिए कि क्या एमिशन निकलेगा, पर कई जो फैक्ट्रियां हैं, कई जो प्रोसेस हैं, कोई ऑपरेशन है, वो कहाँ लगाया जाएगा और कहाँ नहीं लगाया जाएगा, ये देखना है कि रेजिडेंशियल एरियाज में कौन सा लग सकता है, रेजिडेंशियल एरियाज के आउटसाइड में कौन सा लग सकता है, कौन से ऑपरेशन को प्रोहिबिट करना है। तो वो सेलेक्टेड एरियाज के अंदर प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि ये ऑपरेशन, ये इंडस्ट्री, ये प्लांट इस क्षेत्र में नहीं लगाएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। इसके अलावा अगर लगाए जाएंगे तो सब्जेक्ट टू कंडीशन लगाए जाएंगे, कुछ कंडीशन निर्धारित की जाएंगी और उन कंडीशंस के आधार के ऊपर वो प्लांट्स, वो फैक्ट्री, वो इंडस्ट्री वहाँ लगा सकते हैं। तो ये जो बात हुई, ये हुई रेस्ट्रिक्शन की। इसके बाद कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कुछ फैक्ट्री और इंडस्ट्री से एमिशन होते हैं और जो इन्वायरमेंट में एक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। जैसे आपने भोपाल गैस लीकेज देखा था, जिससे कितना भारी नुकसान हुआ था 1984 में। उसके बाद ये एक्ट सामने आया है। कम से कम 3,000 लोग मारे गए थे, 30,000, 2 लाख घायल हो गए थे और कितने लोग बेघर हो गए थे उसके कारण। आपको भोपाल गैस कांड याद होगा। तो अब इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, 1986 में ये एक्ट लाया गया और इस एक्ट के अनुसार कोई भी एक्सीडेंटल मटेरियल दैट मे बी काज ऑफ पोल्यूशन प्रॉब्लम, उसके कारण ऐसा पोल्यूशन हो जाए कि लोग मरने लगे, मतलब जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना हो, उसके स्टैंडर्ड निर्धारित करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनके प्रोसीजर निर्धारित करने के लिए
और उसके सेफ गार्ड करने के लिए और उसके रेमेडियल एक्शन निकालने के लिए गवर्नमेंट जो है को पावर है कि ये सब व्यवस्था वो कर सकेगी। इसी प्रकार कुछ हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं। जो हैजार्डस सब्सटेंस क्या होते हैं? हैजार्डस सब्सटेंसेस दैट मे काज इंजुरी टू ह्यूमन बीइंग एंड क्रीचर्स and create an imbalance in the ecology and even minute organisms and may destroy and disturb the property also। वो जो हैजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स, हैंडलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स कि वो कैसे बेचे जाएंगे, कैसे उनका व्यापार किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, हैंडलिंग के स्टैंडर्ड्स निर्धारित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है। और इसी प्रकार इन्हीं हैजार्डस सब्सटेंसेस को रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन की भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को। रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन से मतलब क्या है कि ये किस क्षेत्र में ये रखे जाएंगे, कौन लोग रखेंगे, कौन कौन से हैजार्डस सब्सटेंसेस रखे जाएंगे, कौन से नहीं रखे जाएंगे और कहाँ नहीं रखे जाएंगे। रेजिडेंशियल एरिया में जैसे पटाखे हैं तो रेजिडेंशियल एरिया बाहर रखे जाएंगे। फिर पटाखों के जैसे कहते हैं दो रंग हैं, एक विदेश में भेजने के, यहाँ छुटाने के। जो क्रैकर्स हैं उन पर जैसे ये रेस्ट्रिक्शन रखी है, इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर। द रेस्ट्रिक्शन पुट ऑन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। उसके लिए वो जो है, इसके लिए उस प्रोसीजर को उनकी सेफ गार्ड के ऑपरेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, उसके लिए मापक निर्धारित करेगी। दूसरी, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कोई ऑपरेशन है, कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, उसके और उससे रिलेटेड कोई चीज़ें हैं that may cause a pollution problem, that may create a pollutant, तो उनको एग्जामिनेशन करने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इसी के साथ इंस्पेक्शन की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। किसी प्रेमाइजेज, किसी फैक्ट्री, किसी ऑपरेशन, किसी प्लांट, किसी मशीनरी, किसी इक्विपमेंट, इन सब का इंस्पेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ safeguard from environmental pollution, वो उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। परंतु उसके साथ वो बाय ऑर्डर वहाँ कोई ऑफिसर, मैनेजर, किसी आदमी को भी डायरेक्शन दे सकते हैं। किसके लिए? टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट एंड अबेट द पोल्यूशन। ये जो पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जनरल पावर सेक्शन नंबर 3 की बता रहा हूँ। अब जब ये सब कर सकते हैं तो उनको पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तो स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिए इन्होंने। इंस्पेक्शन करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, स्टैंडर्ड निर्धारित करेंगे, सब कुछ करेंगे। दीज आर ऑल नेगेटिव पावर टू कंट्रोल द पीपल। But what will be the positive power of government? Government will investigate and research work the methods by which the environment pollution may be controlled। मतलब इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च वर्क भी करेगा गवर्नमेंट। इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वर्क कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? देयर मस्ट बी लैब where the investigation and research work may be done। The government is empowered to establish the lab and recognize the lab। Those and other institutions, they will act according to the directions and order of the government। वो जैसी सरकार बताएगी वैसे वो काम करेंगे। इस प्रकार उनका काम जो है
जब एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये होगा कहाँ से? देयर मस्ट बी डेटा बिहाइंड इट. Without data, we cannot do any research. Without data, we cannot do any investigation. Even in a lab test, we have to collect the data. We have to collect the information. In outer sites, we have collect the information. From inner side, we have collect the information data collected by testing. Information data taken by air, water, pollution, नॉइस पोल्यूशन एंड दोज में बी असेस्ड. तो गवर्नमेंट के पास अगली पावर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट पास टू कलेक्ट एंड डिसेमिनेट द डेटा एंड प्रोसेस एंड एनालाइज दोज डेटा टू कम आउट ए सम रिजल्ट. वो रिजल्ट लाने के लिए रिजल्ट क्या होगा? प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन एंड कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द पोल्यूशन. ये जो रिसर्च वर्क होगा, इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे? दे विल प्रिपेयर गाइडलाइंस, दे विल प्रिपेयर कोड, दे विल प्रिपेयर मैनुअल्स फॉर डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, फॉर एजुकेटिंग द पीपल and for use of lab and for the department use, environmental department use, boards for use of boards. और इनको जो है वो यहाँ ये सब पेपर, गाइडलाइंस, मैनुअल्स वगैरह छापेंगे. इसके अलावा सरकार वो सब काम कर सकती है जो इस एक्ट के तहत जो प्रोविजंस को किस प्रकार अप्लाई किया जाए, किस प्रकार प्रैक्टिकल में लागू किया जाए, वो सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट के अंदर दी गई. अब इसके पश्चात सेक्शन 4 भी जनरल पावर का है, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स है. सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट ऑफिसर्स एंड अथॉरिटी एज पर रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. इस एक्ट के प्रोविजंस को लागू करने के लिए जिन जिन अधिकारियों और अथॉरिटीज़ को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, वो अपॉइंटमेंट करने की भी पावर सरकार को है. और इसके अलावा सरकार को 5 नंबर सेक्शन के अंदर डायरेक्शन देने की पावर है. किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू एक्ट अपॉन टू एग्जीक्यूट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द such authorities, such person and such officers shall be compelled to obey. He has to obey such directions. These directions are mandatory, not the willful directions, not the direction that may be used or not used, that may be obey or no, but these are mandatory directions. इसके अलावा रूल्स बनाने की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को है. ये आपके रूल सेक्शन नंबर 6 में है. किस किस चीज़ के लिए वो रूल बना सकती है? जो उसके पास पावर दे रखी है उन्हीं विषयों पे वो रूल बना सकती है. जैसे एयर मतलब पोल्यूशन की क्वालिटी के स्टैंडर्ड निर्धारित करने के लिए, एफ्लुएंट और डिस्चार्ज की मात्रा निर्धारित करने के लिए, हैजार्डस सब्सटेंसेस की हैंडलिंग के स्टैंडर्ड्स निर्धारित करने के लिए, उनके प्रोहिबिशन के स्टैंडर्ड्स निर्धारित करने के लिए, किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, प्लांट को कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना, उसके रेस्ट्रिक्शन के लिए, और कोई एक्सीडेंट होने वाले पदार्थों जिससे एक्सीडेंट हो सकता हो, काय का एक्सीडेंट, पोल्यूशन एक्सीडेंट, दे काज द पोल्यूशन. जैसे गैस कांड, जो भोपाल गैस लीकेज जो था, इस प्रकार के
उनके लिए भी उनके सेफ गार्ड और रेमेडियल एक्शन के लिए सरकार निर्धारित स्टैंडर्ड निर्धारित कर सकती है और एक्शन ले सकती है। इस प्रकार ये जो है मुख्य का पावर जो है, इसके अलावा स्पेशल पावर इस एक्ट के अंदर दी गई है, पर मुख्य पावर सेक्शन 3, 4, 5 और 6 में दी गई है, जिनका वर्णन मैंने बहुत आसान तरीके से कर दिया है। मुझे लगता है कि इससे आसान तरीके से कोई जो है विवरण नहीं किया जा सकता, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लाभकारी सिद्ध होगी, LLB छात्रों के लिए भी, जुडिशियल वालों के लिए भी, और UPSC में IAS में बैठने वालों के लिए भी, और RS के एग्जामिनेशन के लिए भी। ये सब के लिए बिल्कुल लाभकारी होगा, क्योंकि इन पावर्स को जिस प्रकार हम पुस्तक में पढ़ते हैं या बेयर एक्ट में पढ़ते हैं, तो वो इट इज़ समव्हाट impossible to understand. मतलब we have to take some time to understand such acts, and that will be take more time. Now you will read that act, that will be easy for you. Whenever ये बैकग्राउंड और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जब आपके अंदर उस किसी चीज़ की पैदा हो जाती है, तो उसके अंदर आप डीप में भी घुस सकते हो। मैं कोई किसी कोचिंग सेंटर का कोई लाभ के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, सामान्य विद्यार्थियों के भले के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मैक्सिमम लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो इसका लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।